हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के इस नए क्लास में। बदलते हुए पैटर्न में और डीप और कंप्लीट एनालिसिस के साथ हम लोग करंट अफेयर जो शुरू किए थे, उस क्लास में यूपीपीसीएस और आर स्पेशल जो अभी वीकली करंट अफेयर चल रहा है, अगर जो साथी देख रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल तो होगा ही, नहीं तो वन लाइनर के लिए है। वनडे एग्जाम्स के लिए परेशान नहीं होना है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट जो आपका क्रॉनिकल मंथली मैगजीन है, इसको अभी तो हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो हम कर रहे हैं इसको वन लाइनर। और आज की क्लास में साथियों बने रहेगा कंप्लीट इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर सारा इस मैगजीन का, वो हम आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। और उसके बाद से जैसे टॉपिक कंप्लीट है तब एमसी की प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला आर ओ और यूपीपीसीएस के एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी साथी जुड़ जाइएगा। और एक चीज़ है, जितने साथी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए उससे जो है वीडियो का इंप्रेशन अच्छा जाता है। देख कितने लोग रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा अपनी एक भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए कि क्या कैसे थोड़ा-सा जो आपसे बन सके कीजिए। बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, देखते हैं क्या कैसे यहाँ से इसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखिएगा यूपी पीसीएस आर-ओ जो स्पेशल है, कुछ वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, उनको सभी वन लाइनर को एक जगह यहाँ पर जैसे कैटेगरी वाइज़, जिससे आपको याद करने में, तैयार करने में आसानी रहे। तो राज्य स्पेशल, उसके बाद से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, है ना? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्थिकी, कला और संस्कृति, इस तरीके से कैटेगराइज़ करके जो भी इसका महत्वपूर्ण वन लाइनर है, सभी एक जगह तैयार कर लेंगे। देखिए, 2 तरीके की चीज़ें, एक तो है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न बदला हुआ है, उसमें स्टेटमेंट वाली चीज़ें आ रही हैं। तो कई बार ऐसा है कि जो स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब सिंपल सा स्टेटमेंट है, वो ज़रूरी नहीं कि आप भी उसी तरीके से जाके पढ़ें। उसको आप वन लाइनर के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, पॉइंट बुलेटिन बना के भी याद कर सकते हैं। अब वहाँ पे आपको ये देखना है कि उस समय आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है, आप परीक्षा में, हॉल में जो है क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, ठीक है? तो एकदम उसी पे नहीं वो हो जाना है, बाकी ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट रहेंगी। अगर आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं, तैयार रहेगा, तो चीज़ें कहीं न कहीं आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और जो लोग अभी तक देखिए टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, फटाफट से जुड़ जाइएगा। जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारे बाकी जो अपडेट है वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। आइए स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को और देखेंगे वन बाय वन करके जो सारे महत्वपूर्ण हैं ना, जो वन लाइनर है, आप यहाँ से एक बार देख लीजिए, अच्छे से उसको तैयार कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए मैं बता दूँ, आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा, सारा नोट्स एज़ इट इज़ आप तैयार कर लीजिएगा वहाँ से। तो देखिए राज्य समाचार में है, ये राज्य स्पेशल में आप देखेंगे, ठीक है? पहला कह रहा है कि साइबेरियन जो डोमिसाइल क्रेन है, साइबेरियन डोमिसाइल क्रेन का नाम आपने सुना होगा, सुकपॉक, ठीक है? इसने अभी क्या किया है, राजस्थान में एक दूरी करके तय करके एक प्रवासन का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है? तो पहली चीज़ तो यहाँ से, अगर ये वन लाइनर है, इसमें से पॉइंट ध्यान रखिएगा कि किस इस पक्षी ने, तो साइबेरियन डोमिसाइल के क्रेन है सुकपॉक, इसने ये रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है? और प्रवासन का रिकॉर्ड बनाया कितनी दूरी तय करके, लगभग 3676 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके इसने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो अब यहाँ पे ऑनलाइन में आपको यहाँ पे डिस्टेंस बता रहा है, लेकिन इसका नाम भी आपसे पूछ सकती है। चर्चा में रहा सुकपॉक जो है साइबेरियन क्रेन, वो किस तरीके के रिकॉर्ड में देखा गया, फिर उसमें कोई अन्य स्टेटमेंट बना के, तो ये चीज़ आपको तैयार रहेगा, एटलीस्ट सुने रहेंगे तो आप वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाएँगे। दूसरा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि गुजरात के किस सांस्कृतिक हस्तशिल्प को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, ठीक है? अब देखिएगा, मान लीजिए जीआई टैग की बात आई, तो एटलीस्ट अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि गुजरात के कोई जीआई टैग है, घरचोला, ठीक? अब अगर मान लीजिए यहाँ से स्टेटमेंट वाला प्रश्न बने, तो कैसे बनेगा? मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो समझिएगा कि 4 मान लीजिए आपको जीआई टैग दे दिया, ठीक है? अब आप ढूँढ रहे नहीं सर, जीआई टैग जो है आप उसी तरीके से स्टेटमेंट वाला बना पढ़ाइए, चाहे जैसे। अब उसमें पॉइंट ये है कि अगर 4 मिलाने को दे रहा है, अगर उसमें एक में आपका एक गुजरात का भी ऑप्शन है, मान लीजिए 4 इधर स्टेट का नाम दे दिया जाए, है ना? अलग-अलग, और यहाँ पे एक तरफ घरचोला भी मान लीजिए उसमें है, तो कहीं न कहीं आपको अगर गुजरात का आपको पता हो कि चलो घरचोला, गुजरात का घरचोला, तो एक ऑप्शन तो आप क्लियर कर पाएँगे ना? क्या पता उस एक ऑप्शन से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाए। तो ये चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि एकदम आप उसी पे एकदम आप उस पे प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन कि नहीं अब उसी तरीके से करेंगे। ज़रूरी थोड़ा है कि आपको आयोग उस तरीके से करेगा। आप आयोग आपसे डेटा है, किसी भी तरीके से तोड़-मोड़ के स्टेटमेंट बना देगा। तो उस केस में जब आपको डेटा तैयार रहेगा, जो पॉइंट है वो तैयार रहेगा, तब तो आप क्वेश्चन टैकल कर पाएँगे। आप देखिए बहुत ज़्यादा हौवा जो बन रहा है उसके उसमें ना रहिए। कोई भी एक जो मैगज़ीन है उसको अच्छे से पढ़िए, है ना? मंथली आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर के लिए। यूपीपीसीएस और आरआरबी के लिए मैं बता दूँ, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जो आप सोच रहे हैं कि अभी ये लोग वही लोग हल्ला हो हल्ला मचाएँ जो ईयरली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं 1 मैगज़ीन, अरे हम तो 4 बार पढ़ लिए, 5 बार आप पढ़ लिए थे, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे। इस बात को समझिए, किसी एक चीज़ को 4 बार पढ़ने में और 4 बार डाइजेस्ट करने में वो अंतर होता है। अगर आपको आता ही होता, तो ऐसा तो है नहीं, कहीं न कहीं अगर किताब आप ढूँढेंगे ना, तो जितने प्रश्न उसके फैक्ट आपको उसमें मिल जाएँगे। इसका मतलब ये है कि आपको तैयार नहीं था। अगर कोई प्रश्न पूछा है 2 स्टेटमेंट का, तो पहले स्टेटमेंट आपको क्लियर नहीं है कि ये सही है कि नहीं है।
दूसरा स्टेटमेंट तोड़ के देखें तो 2 क्वेश्चन मान लीजिए इसमें बन गया। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट। अब 2 क्वेश्चन बन गया तो पहला अगर स्टेटमेंट आपको नहीं आ रहा है कि ये चीज़ मान लीजिए कोई चीज़ हुआ, कह रहा है कर्नाटक में हुआ, तो ये स्टेटमेंट ही तो है कि ये चीज़ पता होना चाहिए आपको कर्नाटक में हुआ कि नहीं। आप कहीं डेट दे दिया तो खैर ये तो आयोग का अपना है कि कुछ ज़्यादा ही मतलब उस लेवल को बना दिया है तो डेट डाल दे रहा है। लेकिन कहीं न कोई चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो मोटा-मोटी चीज़ें हैं। और करने वाले देखिएगा जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आएगा तो जितने आयोग को चाहिए उतने अभ्यर्थी तो उसको मिल ही जाएँगे। और जब उतने मिल जाएँगे तो फिर आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है आयोग को। वो यही देखेगा कि बस हाँ, चलिए उनको जितना चाहिए वो अभ्यर्थी मिल रहे हैं, मेंस लिखने के लिए जाएँगे वो, तो फिर आप क्या है अब आप अपनी तैयारी को आप उस स्तर तक लेके जाइए। तो बेहतर यही होगा कि साथियों देखिए अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आप करंट अफेयर को हल्के में ना लें, ये कहीं न कहीं अब आपके लिए पढ़िए अच्छे से तैयार कीजिए, नोट्स बनाते चलिए ताकि लास्ट टाइम में ये कोई किसी मैगज़ीन और किसी उस पे मत आप डिपेंडेंट रहिए ताकि ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा वो ना परेशान का कारण ना बने। अगला ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश में 8वें बाघ अभयारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? ठीक है? तो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है? चर्चा में ऐसे करके ये अब पूछता है इस तरीके से कि चर्चा में रहा ये वन्यजीव अभयारण्य मिलान करने के लिए। तो अगर आपको करंट अफेयर में ध्यान रहे कि 8वां बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में बना है, तब तो पता रहेगा रातापानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है? और देखिएगा जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर इसमें आपको कोई और चीज़ लग रहा है कि नहीं सर ये ऐसे होनी चाहिए, तो आप उस चीज़ को आप स्वतंत्र हैं, आप कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं, है ना? आप अपनी बात को बताइए ताकि उस पे भी विचार किया जाए क्या कैसे और बेहतर आपके लिए किया जा सकता है। बहुत जल्द अब ये चीज़ हम और सोच रहे हैं कि जो पूरी मैगज़ीन है, इस पूरी मैगज़ीन का जो है खुद से एक शॉर्ट नोट्स बना दें, ठीक है? शॉर्ट नोट्स बना दें ताकि आपके लिए रिवीज़न में और आसानी रहे, है ना? उसपे भी काम चल रहा है और अगर हो जाता है जितनी जल्दी तो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो वो आपके लिए और आसानी रहेगी। जो पूरी 70-80 पेज की मैगज़ीन है आपको 15 से 20 पेज में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 पेज में आपको पूरा-पूरा शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई फैक्ट नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न जो पॉइंट है, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मादक पदार्थों के तस्करों की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। तो ये हरियाणा सरकार ने किया है कि किसने? हरियाणा सरकार ने किया है। अगला पॉइंट है किस राज्य ने हिम भोग योजना शुरू की है? जो प्राकृतिक खेती से बना मक्के का आटा है, क्या है? हिम भोग। तो ये योजना किसने शुरू की है? तो अपना हिमाचल प्रदेश ने ये शुरू की है, तो ये ध्यान दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है ये चीज़ें शुरू की गई हैं। क्लियर है? आगे बढ़िएगा देखिएगा अगला पॉइंट क्या कह रहा है? केरल के मुख्यमंत्री ने 13 दिसंबर 2024 को जो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे पिनाराई विजयन, उन्होंने किस आयोजन का उद्घाटन किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव का यानी केरल के 29वें जो केरल का 29वां अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है, उसका इन्होंने क्या किया है? वहाँ पर देखेंगे तो उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट कि ईगल नेस्ट ब्रेड फेस्टिवल 2025 के आयोजन के लिए लोगों का अनावरण किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने। अब इसे पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ईगल नेस्ट जो ब्रेड फेस्टिवल है, उसका आयोजन आप देखें अरुणाचल प्रदेश में ये चीज़ हो रहा है। आगे बढ़िएगा देखिएगा अगला पॉइंट 10वां विश्व आयुर्वेद जो कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये देहरादून उत्तराखंड में, कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में। अब देखिएगा यहाँ से अगर इसी पे अगर आपको स्टेटमेंट वाला प्रश्न बनेगा तो ध्यान से ज़रा सुनिएगा किस तरीके से कि विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और जो आयुर्वेद एक्सपो है, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे दिया कि हाल-फिलहाल में इसका आयोजन देहरादून उत्तराखंड में होगा। दूसरा जो होगा इसका ये पूछ लिया कि इसका संस्करण क्या है? तो पूछ लिया कि इसका आयोजन का ये 9वां या 10वां संस्करण है। 2 स्टेटमेंट बना, अब 1-2 समझते रहिए। अब आपको पता होगा जब क्लियर रहेगा कि हाँ, चलो 10वां संस्करण था, ठीक है? और देहरादून उत्तराखंड में हुआ तब जाके आप क्वेश्चन को डील कर पाएँगे। और ये इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है कि बस ईयरली मैगज़ीन पे जो लोग डिपेंडेंट हैं कि बस लास्ट में पढ़ लिए 1 महीना 2 बार पढ़ लिए, 4 बार पढ़ लिए। पढ़ ले रहे हैं देखिए साथियों लेकिन आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ आपको रिकॉल नहीं हो पा रही है इसलिए प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। अगला पॉइंट कि किस राज्य में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रतीक, शुभंकर, गांड, जर्सी और मशाल का अनावरण किया गया? तो देहरादून उत्तराखंड में, कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में सब सारी चीज़ें की गई हैं। कांडा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? चर्चा में रहा कांडा महोत्सव, तो ये देखिएगा उत्तराखंड से भी संबंधित है। कांडा महोत्सव की अगर हम बात करेंगे, तो उत्तराखंड से। अगला पॉइंट है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए बांग्लार बारी योजना शुरू की है? तो ये पश्चिम बंगाल, किसने? पश्चिम बंगाल ने ये योजना शुरू की है। योजना का नाम याद रखिएगा बांग्लार बारी। बांग्लार बारी क्या है? तो ये एक योजना है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया। इसमें होता क्या है कि गरीबों के लिए जो है आवास उपलब्ध कराने के लिए बांग्लार बारी योजना शुरू किया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा
कि किस राज्य ने बनासकांठा जिले का जो है मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है? तो ये गुजरात का। अब ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? कि ध्यान दें कि ये बनासकांठा जो जिले का मसाली गांव है ना? सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला सीमावर्ती गांव बन गया। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब यहाँ से ये बन जाए कि भारत का पहला सीमावर्ती कौन सा ऐसा गांव है, ठीक है, जो सौर ऊर्जा से चलने वाला बना है। तो आपको अब गांव का नाम यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा, मसाली गांव, बनासकांठा जिले में ये स्थित है, गुजरात के। अगला पॉइंट देखिएगा कि कौन सा राज्य जो है जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता जो यूसीसी की है उसको लागू करेगा और आज़ादी के बाद ऐसा करने वाले भारत का पहला राज्य बन जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये उत्तराखंड। ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा कि आज़ादी के बाद से पहला बार जो कोई राज्य है जो यूसीसी को लागू कर रहा है ना, जनवरी 2025 से इसको लागू हो जाएगा उत्तराखंड में। क्लियर है। अब देखिएगा जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे दिसंबर के आपके एक वन लाइनर थे राज्य से रिलेटेड जो स्टेट स्पेसिफिक है, उसको हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो वन लाइनर राष्ट्रीय स्तर के बन पा रहे हैं, उनको हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। अब ये जब इतना आप ये कंप्लीट कर लेंगे और अलग से हम आपको पूरी मैगज़ीन का करा ही रहे हैं, तो अब हमें नहीं लगता है कोई इस तरीके का न्यूज़ जो रहेगी जो आपसे छूट जाए। जो डिटेल में कराने वाला है, जहाँ पे जो पॉइंट की चर्चा करनी है, जैसे खेल हो गया, पुरस्कार हो गया, जिस पे डिटेल स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन रहे हैं, उनको वहाँ से करा दे रहे हैं। और जो वन लाइनर है, इसको वन लाइनर के फॉर्म में करा दे रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को अगर आप एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको अब आगे परीक्षा में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। सारी चीज़ आपको एक जगह मिल जाएँगी। आइए देखते हैं राष्ट्रीय स्तर में। पहला है राष्ट्रीय स्तर में क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को बीमा के प्रति जागरूक करने के लिए और सुलभता बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। अब जब ये बीमा सखी योजना चर्चा में तो वहाँ वन लाइनर है, लेकिन जब वहाँ डिटेल वाली क्लास होगी जहाँ पे जब इकोनॉमी का टर्म आएगा आर्थिकी, तो वहाँ पे बीमा सखी योजना के बारे में आपको हम कंप्लीट बताएँगे कि क्या बीमा सखी योजना है, किसके लिए, कौन इसके लाभार्थी हैं, कब से शुरू हुआ, क्या किसके टर्म एंड कंडीशन है, वो सारी चीज़ें। वो सारी चीज़ अब यहाँ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती क्योंकि एक क्लास का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पे क्लास को चलाया जाए और जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं उन्हीं को इसका लाभ अच्छे से मिलेगा कि अभी यहाँ एक क्लास की ये सारी चीज़ें हो गई तो वो अलाउ नहीं होगा, आपको रेगुलर लग के क्लास करना होगा। अगला पॉइंट देखिएगा कि भारत ने 68वें जो संयुक्त राष्ट्र एंटी नारकोटिक्स कमीशन है, उसकी पहली बार अध्यक्षता की है, तो किसके नेतृत्व में की है? तो शंभू एस कुमारन के नेतृत्व में भारत ने ये 68वें संयुक्त राष्ट्र एंटी नारकोटिक्स कमीशन का जो है सत्र की पहली बार क्या की है? अध्यक्षता की है। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भारत का जो लक्ष्य है, किस वर्ष तक इंडिया स्पेस स्टेशन स्थापित करना और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। मतलब भारत के द्वारा ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इस तरह के प्रश्न अब बनते हैं। तो पहला इसमें कह रहा है कि इंडिया स्पेस स्टेशन को स्थापित करना, तो ये जो है आपका वर्ष 2035 तक का टारगेट है। और दूसरा इसमें टारगेट पूछ रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर उतारने के लिए टारगेट कब तक है? 2040 तक। तो ये बहुत ही आगामी महत्वपूर्ण 2 योजना है, टारगेट है भारत का। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा है, भारत ने पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन जो टैगिंग का आयोजन किस राज्य में किया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये असम में किया है। कहाँ पर? भारत के अपने असम में ये किया गया है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस के डीजीपी, आईजी की 59वीं अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। अब यहाँ पे भी आपका स्टेटमेंट वाला प्रश्न बन सकता है कि चर्चा में रहे हाल फिलहाल में अखिल भारतीय सम्मेलन जो का उद्घाटन या फिर इस सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर चर्चा कीजिए। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? तो राज्य दे सकता है। या फिर तीसरा स्टेटमेंट आपका ये पूछ सकता है कि कौन से नंबर का ये था। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। खासकर जब इस तरीके कोई नाम है उद्घाटन वाला, उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है या फिर गृह मंत्री के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है कि नैनो बबल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किसने और कहाँ किया है? तो नैनो बबल टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इसको किया है और राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में इस चीज़ को किया है। क्लियर रहेगा। अगला पॉइंट देखिएगा कि अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के हिस्से के रूप में नागालैंड एंड पीपल इन आर्काइवल मिरर प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की है? तो आप हॉर्नबिल से समझ गए होंगे, हॉर्नबिल कहाँ से संबंधित है? तो नागालैंड से किया गया है, कोहिमा नागालैंड में। ये पूछा जाता है कि आपका जो हॉर्नबिल महोत्सव है किस राज्य से संबंधित है? तो आप नागालैंड ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है ये इसमें नागालैंड एंड पीपल
इन आर्काइवल मिरर, इस तरह का प्रदर्शनी का आयोजित किया है कोहिमा में। क्लियर रहेगा। आगे बढ़िएंगे, देखेंगे अगला पॉइंट, राष्ट्रीय कानूनी मेट्रोलॉजी पोर्टल ई मैप ने किस विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये उपभोक्ता मामलों का विभाग है, इसके द्वारा इस चीज को विकसित किया जा रहा है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट लगाएगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो ये हरियाणा में किया गया है। कहाँ पे? हरियाणा राज्य में किया गया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन। अगला पॉइंट है कि अन्न चक्र एनएफएस से सब्सिडी दावों के लिए स्कैन पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो प्रहलाद जोशी ने। ठीक है, अन्न चक्र के लिए जो सब्सिडी का स्कैन पोर्टल है, तो प्रहलाद जोशी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है कि धर्मेंद्र प्रधान ने किस भाषा के लिए पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कि किस भाषा के लिए पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल लॉन्च किया गया है। प्रश्न बनेगा स्टेटमेंट वाला कि पीएम ई विद्या से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सांकेतिक भाषा के लिए लॉन्च किया गया है ना, और इसका जो है अनावरण के लिए या फिर लॉन्चिंग के लिए आप वहाँ पे नाम बदल सकता है, या फिर यही दे दे कि धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया था। दो स्टेटमेंट आपका तैयार हो गया है। इस तरीके से अगर ओपन माइंड आप खुले दिमाग से सोचेंगे हर एक पॉइंट पे, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगर ये चीज़ आपके अंदर डेवलप हो गया, प्रश्न कैसे बन रहा है और क्या इस पॉइंट पे गलत कर रहा है, तब कहीं कहीं आप प्रश्न को जो है अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे। अगला पॉइंट है, चौथे सुशासन सप्ताह 2024 के दौरान प्रशासन गांव की ओर अभियान कब शुरू किया गया, तो 19 दिसंबर 2024 को ये शुरू किया गया है। ठीक। अगला पॉइंट देखिएगा कि पीएम मोदी ने किस महान तमिल कवि के संपूर्ण कार्यों का संग्रह जारी किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी किसी राज्य में किसी महान व्यक्तित्व के बारे में प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह का कोई स्टेप लिया जा रहा है, तो उस पर प्रश्न आपको देखने को मिल ही रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, वनडे एग्जाम रहा है तो वन लाइनर में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर स्टेट पीसीएस का है तो उसमें शायद कुछ स्टेटमेंट वाला आपको प्रश्न देखने को मिल जाए। तो इस महान तमिल कवि का नाम आप याद रखिएगा, सुब्रमण्यम भारती। ठीक है, सुब्रमण्यम भारती ये महान कवि है तमिल। ठीक है, और इनके संपूर्ण कार्यों का संग्रह जारी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि प्रसार भारती ने हॉकी इंडिया लीग के लिए आगामी प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता पे हस्ताक्षर किया है, तो हॉकी इंडिया, प्रसार भारती और हॉकी इंडिया ने, ठीक है, इसके प्रसार के लिए समझौता आपस में किया है। अगला पॉइंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि दुनिया का पहला कीटनाशक रोधी जो बॉडी सूट है, यानी किसान कवच, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अब समझिए कि किसान कवच है क्या, तो ये दुनिया का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है ना। अगर ऐसे पूछे कि चर्चा में रहा किसान कवच किससे संबंधित है, चार ऑप्शन आपको दे देगा, तो उसमें आपको एक ऑप्शन समझ में आना चाहिए कि दुनिया का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है किसान कवच। लॉन्चिंग किसके द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, भारत ने नवंबर 2024 में स्मार्टफोन निर्यात में कौन सा स्थान प्राप्त कर चुका है, तो तीसरा। इसी तरीके से स्मार्टफोन वाले एक नंबर था मैन्युफैक्चरिंग का लेके, साथ बीपीएससी में पूछा गया था, तो उस टाइम भारत दूसरे स्थान पर था, शायद मैन्युफैक्चरिंग को लेकर प्रश्न था, तो बिहार पीछे से ये वाला बीपीएससी में पूछा गया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्मार्टफोन निर्यात में पूछ रहा है, तो ये तीसरा स्थान है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट, दूरसंचार विभाग ने एलईओ उपग्रह घटकों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो सिलिकॉन सर्किट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। किसके साथ, ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन सर्किट जो है प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये जो समझौता किया गया है। अगला पॉइंट है कि महाकुंभ मेला 2025 के लिए कौन सा डिजिटल सहायक लॉन्च किया गया है, तो कुंभ सहयोगी चैटबॉट। ठीक है, कुंभ सहयोगी चैटबॉट इसको लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में जीएसआई जो भू विज्ञान संग्रहालय उसका उद्घाटन किया है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे भी आपका ये जो उद्घाटन से संबंधित है स्टेटमेंट बन सकता है। हाल फिलहाल में चर्चा में रहा जीएसआई भू विज्ञान संग्रहालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। मैं बार बार इस चीज़ को आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में भी पैटर्न सेट हो जाए। पहला स्टेटमेंट, इसका उद्घाटन जो है मध्य प्रदेश जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। दूसरा, इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका यहीं पर गलत हो जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सब होने के बाद से हम इस पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथली आपका सी मैगजीन पे एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, तो उस एमसीक्यू वाले पार्ट के लिए भी आप लोग तैयार रहिए, ताकि पूरी तरीके से आपका करंट अफेयर मंथली एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। और ये चीज़ हमने आप सभी को बताया ही था
कि अभी जो जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में हम आपका वीकली करा रहे हैं, उसको वन लाइनर एक बार आप देखते रहेंगे। जैसे मंथ कंप्लीट होगा, तो वहाँ से हम आपको जनवरी से आगे का मंथ पूरा वाइज करा रहे हैं मैगज़ीन का। फिर एक-एक महीना पीछे चलेंगे, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, तो इससे पीछे आपका नवंबर चले जाएँगे, है ना? तो आरओ-आरओ का पेपर हो या फिर यूपीपीसीएस, तब तक हम आपको 6 से 10 महीने का जो भी करंट अफेयर है, कंप्लीट इस तरीके से नोट्स के साथ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? लेकिन इसके लिए मैं फिर से एक बार कहूँगा कि अपने साथियों तक थोड़ा-सा आप इस चीज़ को, क्लास को शेयर कीजिए और अपने फीडबैक जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चाहे जो भी क्लास हो आप देखते हैं, उसके बाद फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि क्लास कैसी लगी, क्लास में क्या किस तरीके से और किया जा सकता है, ठीक? अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, अब अंतर्राष्ट्रीय वाला। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो वन लाइनर बन सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन करके देखते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट था वो क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो ये भी चर्चा में था, मतलब यहाँ से जो डायरेक्ट प्रश्न बना था कि सोशल मीडिया जो है बच्चों के लिए बैन करने वाला पहला देश कौन बना है? तो आप देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया बना है। और जो बैन किया है कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। तो ये एक अच्छा कदम है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो लिया गया है। व्यापार वृद्धि और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर केंद्रित प्लास्ट नेपाल 2024 और जियो मांडू 2024 की मेज़बानी किस देश ने किया है? तो ज़ाहिर-सी बात है, नेपाल ने किया है। यहाँ पे किसने? नेपाल ने किया है। अगला पॉइंट है कि किस देश ने पूर्वी अंटार्कटिका में लार्समैन हिल्स में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन खोला है? तो ध्यान दीजिएगा, किसने? चीन ने। चीन ने ये निगरानी खोला है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अगला पॉइंट है कि बुर्किना फासो का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? अब इसमें तो आप ऑनलाइनर के अलावा तो कुछ पढ़ ही नहीं सकते कि कोई कहीं का प्रेसिडेंट बन रहा है, राष्ट्रपति बन रहा है, प्रधानमंत्री, तो वो आपको बायो क्या कर रहा है, 4 पॉइंट ले रहा है, चारों को मिलान करने के लिए दे दे रहा है। या फिर ऐसे दे रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए कि कौन किस महीने में, उस हिसाब से, मतलब कौन कब-कब नियुक्त हुआ है, उस हिसाब से। तो इस मामले के लिए आपको ये पॉइंट तो पता होना चाहिए ना कि कौन कब बना है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बुर्किना फासो का नया प्रधानमंत्री जो है रिम तलबा जीन इमैनुअल ओएडाग्रो को नियुक्त किया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, 400 अरब जो है डॉलर से अधिक की संपत्ति के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो एलन मस्क ने बनाया। स्पेस एक्स कंपनी, आपने नाम सुना होगा, स्पेस एक्स, है ना? तो एलन मस्क का अपना नाम। अगला पॉइंट है चक्रवात चिडो, जो 14 दिसंबर 2024 को किस स्थान से टकराकर व्यापक विनाश किया है? तो फ्रांसीसी द्वीप जो है मायोट से। कौन? फ्रांसीसी द्वीप है एक, मायोट, इससे जो है चक्रवात चिडो यहाँ पे आया और यहाँ पे बहुत सारा नुकसान करके चला गया है। अगला पॉइंट है कि कौन से यूरोपीय देश ने जनवरी 2025 में यूरोपीय संघ के सीमा मुक्त शेंगेन क्षेत्र में शामिल होगा? तो ये जो है रोमानिया और बुल्गारिया। कौन से देश हैं यूरोपीय संघ के? रोमानिया और बुल्गारिया, जो 2 देश हैं, इसमें शामिल होंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, इटली ने किस देश के राष्ट्रपति को उनकी इतालवी विरासत के आधार पर नागरिकता प्रदान की है? तो अर्जेंटीना के। किसको? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को जो है इटली ने क्या किया है? नागरिकता इनको प्रदान किया है। अगला पॉइंट देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां सदस्य कौन-सा है? इसी तरीके से पिछली बार में जो नाटो में एंट्री किया था, नाटो वाला, वो भी आपका पीसीएस में पूछा जा चुका है। नाटो वाला 31वां, जो स्वीडन और नॉर्वे उसमें सम्मिलित हुए थे। तो इसी तरीके से भी एक संगठन इम्पोर्टेंट रहेगा। 105वां देश आपका मोल्दोवा है और इसके जस्ट पहले वाला याद रखिएगा, 104 नंबर पे आर्मेनिया जो था, इसमें शामिल हुआ है। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो 18 दिसंबर को। कब? 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 24वीं बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो थाईलैंड द्वारा किया गया है। 24वीं बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक थाईलैंड के द्वारा। अगला पॉइंट जो है ध्यान देंगे कि किस देश ने प्रधानमंत्री को पोलिटिको द्वारा यूरोप में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये जॉर्जिया मेलोनी को दिया गया है, ठीक है? ये इतावली प्रधानमंत्री, है ना? इनको जो है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा एआई और ऊर्जा पर एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पेरिस, फ्रांस में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा एआई और ऊर्जा पर एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अब एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे रिकॉल कराऊँ तो देखिएगा, स्टेटमेंट वाला 2 प्रश्न इससे कैसे बनेगा?
की चर्चा में रहा। एआई और ऊर्जा पर एक वैश्विक सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका आयोजन जो है, जो एजेंसी का नाम दे देगा कि इसके द्वारा किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, पहला। दूसरा स्टेटमेंट कि इसका आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया है। अब इसमें दोनों में से कोई स्टेटमेंट एक गलत कर सकता है या फिर बदल के आपको दूसरा दे दे, तो उसमें आपको इस चीज़ को अच्छे से देख के आंसर लगाना होगा। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, भारत और किस देश के बीच समझौते के तहत विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक संयुक्त सहयोग आयोग जेसीसी की स्थापना की गई है? तो ये कुवैत में की गई है। ठीक है, कहाँ पर? कुवैत में की गई है। भारत और किस देश के बीच में समझौता है? तो कुवैत के बीच में इस तरह की स्थापना करके ये किया गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, ऐसे होता है जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी है कि चलो ये टॉपिक टिक कर लिया, पढ़ लिया है, तो इस तरीके से आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगा। पहला पॉइंट कह रहा है, किस देश ने उन्नत प्रौद्योगिकियों में उपयोग की जाने वाली क्रोमियम, जर्मेनियम और एंटीमनी के अमेरिका में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो चीन के द्वारा किया गया है। ये प्रतिबंध किसने लगाया? तो चीन ने लगाया है। अगला पॉइंट है कि ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के रूप में कौन सा शब्द चुना गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइनर में भी पूछा जा सकता है। तो ब्रेन रोट, ठीक है, ब्रेन रूट को जो है ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर 2024 के रूप में चुना गया है। अगला पॉइंट, इसरो ने 4 दिसंबर 2024 को सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो पीएसएलवी जो है, एक्सएल प्रोबा 3 मिशन जो है ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। दूसरी तरीके से इस पॉइंट को देखें तो सीधे पूछेगा कि प्रोबा 3 मिशन किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए इसको मिशन को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, किस देश ने सौर ऊर्जा से चलने वाली जलकुंभी हार्वेस्टर के अपने पहले औद्योगिक डिजाइन को मंजूरी दी है? तो ये जो है अपना भारत के द्वारा इस चीज़ को मंजूरी दी गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने किस आनुवांशिक विकार के महत्वपूर्ण जीन थेरेपी विकसित की है? ठीक है, किस आनुवांशिक विकार के लिए जो है महत्वपूर्ण जीन थेरेपी को विकसित किया है? तो हीमोपोलिया के लिए, हीमोफीलिया के लिए विकसित किया है भारतीय वैज्ञानिकों ने, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला जो है मधुमेह बायो बैंक जो चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला पॉइंट है कि देखिएगा थोड़ा सा कि किसने सिंगरौली के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में जानलेवा बीमारियों का मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए चरक समुदाय स्वास्थ्य कोयलांचल के लिए एक उत्तरदायी कार्रवाई लॉन्च किया है? तो ये नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने, एनसीएल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है, इसमें सस्टेनेबल 2025 वाला, इसमें भारत में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो आईआईटी दिल्ली भारत की तरफ से शीर्ष स्थान पर रहा है, और आईआईटी खड़गपुर जो है ये दूसरे स्थान पर रहा है। ये जो बात की जा रही है भारत के अंदर, इस रैंकिंग की बात की जा रही है, क्यूएस वर्ल्ड टेस्ट जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दिया हुआ है। अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीकी का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो पीएसएलवी जो C60 स्पेडेक्स मिशन जो है आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, और किसके लिए? अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीकी का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से किया गया है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने मोटापे के उपचार के रूप में नए विकल्प को मंजूरी दी है, तो GLP-1 रिसेप्टर एग्नोस्टिक को। क्लियर रहेगा। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग जो है वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पर है। फार्मास्यूटिकल उद्योग किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है, और ये मात्रा के हिसाब से बताया जा रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जेस्टोन ओरिन नैनो सुपर जेनेटिव एआई सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया है? तो निविडिया ने। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि एमआईटी के वैज्ञानिकों ने बायोमेडिकल संरचनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए किस एआई मॉडल को विकसित किया है? तो ध्यान दीजिएगा, बोल्ट्स फर्स्ट को। किसको? बोल्ट्स फर्स्ट को इसको विकसित किया गया है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए साझेदारी की? तो ध्यान दीजिएगा, जापान के साथ। ये पॉइंट प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष मलबे को निपटने के लिए भारत ने किसके साथ अपना सहयोग किया है या साझेदारी की है? तो जापान के साथ किया है। अगला पॉइंट प्रौद्योगिकी का लास्ट देखिएगा, हाल ही में हुई खोजों के अनुसार बृहस्पति ग्रह जो है कौन सा चंद्रमा सौरमंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय है? तो आयो। ठीक है, आयो ग्रह जो है उनका सबसे अधिक जो है ज्वालामुखी के उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया हुआ है।
क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से देखिएगा जो अगला पॉइंट है इसमें, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इसमें क्या है, अब यहाँ के जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर उसको देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इंदौर में जो अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है, ये जो आप देखेंगे पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है भारत ने हाल ही में अपने बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये महाराष्ट्र के नागपुर के जो मानसर में NH 44 है उस पर इस चीज़ को किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें कहीं से भी पॉइंट पूछ सकता है, राज्य पूछ सकता है, ये आपका जो जगह का नाम है ये पूछ सकता है, हाईवे भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट, हाल ही में किस देश में एक रहस्यमय बीमारी डिंगा डिंगा का प्रकोप देखा गया है, तो ऐसे ही पूछेगा, चर्चा में रहा बीमारी डिंगा डिंगा किस राज्य से सॉरी देश से संबंधित है, तो ये युगांडा से संबंधित है ना। तो इस तरीके के पॉइंट जो विश्व स्तर पर हो रहे हैं उसको भी ध्यान में रखते चलिएगा। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा कैलिप्सोसाफेला है, ये किसकी प्रजाति है जिसे जीवित जीवाश्म भी माना जाता है, तो ये मेढक की एक प्रजाति है, किसकी, मेढक की एक प्रजाति है। अगला पॉइंट, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने महाराष्ट्र में तटीय संरक्षण के लिए $42 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है, तो ये ADB है, एशियन विकास डेवलपमेंट, जो जनरल इस तरह की बातें करती है ना, जनरल इस तरह की बातें करती है ADB, जो ऋण देती है, तो ये महाराष्ट्र में तटीय संरक्षण के लिए $42 मिलियन का क्या दिया है, बैंक ऋण दिया है। अगला कह रहा पॉइंट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में गंभीर रूप से लुप्त प्राय जंगली घोड़ों के बारे में चिंता जताई है, तो असम के डिब्रू जो सैखुआ नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखुआ नेशनल पार्क है ना, तो इसको लेके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो इसमें चिंता जता रहा है। अब देखिएगा पर्यावरण पारिस्थितिकी के संबंधित जिस तरह के नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व जो चर्चा में आ रहे हैं, अब वहाँ से अगर आपका एक स्टैटिक प्रश्न बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, जो आपका नेशनल पार्क है या राज्य, या मिलान करने के दे दे, या कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको लगेगा चलो एक क्या कहते हैं, स्टैटिक का पार्ट है, ऐसा क्यों पूछा गया है ना, इस तरीके से कहीं से भी एक पूछ लेगा तो क्या हम करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन नहीं, ये जो चर्चा में रहता है उसी को कंबाइन करके एक जगह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको बताते हैं लोग कि ये इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट का आपका स्टैटिक पार्ट रहा है। तो आई होप सो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा जारी नई दिल्ली में इको क्रिएटिविटी और इनोवेशन हैकाथॉन का आयोजन किया गया है, तो देखिएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये चीज़ें आयोजित की गई हैं। एक पॉइंट और इसमें जो ध्यान दीजिएगा इसी में है कि इको क्रिएटिविटी जो है इनोवेशन हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, 2 पॉइंट आपको मिल गए। ये सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। अगला पॉइंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ग्रीन स्टील मानकों को परिभाषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो वो है आपका भारत। ठीक है, वो आपका कौन सा है, भारत है। भारत जो है आपका ग्रीन स्टील मानक को परिभाषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला। अगला पॉइंट है कि आपदा प्रबंधन संशोधन जो विधेयक 2004 है, इसका उद्देश्य किस अधिनियम को संशोधित करता है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया जो टेक शोधकर्ता हैं, कहाँ पर पहली बार जो है गंभीर रूप से लुप्त प्राय शॉर्ट फिन माको शार्क को टैग किया है, तो भूमध्य सागर में। ठीक है, कहाँ पे, भूमध्य सागर में। ये भूमध्य सागर भी यहाँ पे चर्चा में है, तो अगर आपसे बाउंड्री पूछ ले या कुछ और इससे रिलेटेड पूछ ले, तो जरूरी नहीं है कि आपसे जो प्रश्न पूछे जो करंट में रहा उसे पूछे। अब जो है करंट जो न्यूज में उससे इर्द गिर्द उसके अगल बगल के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला पॉइंट है कि किस भारतीय पारिस्थितिकीविद को संयुक्त राष्ट्र का जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है, तो माधव गडगिल। ये भी आप इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे कि इनको किस चीज़ के लिए इन्वायरमेंट में दिया गया है, माधव गडगिल को। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। एक पर्सनालिटी वाले में भी चर्चा में रहे, पर्सनालिटी पुरस्कार सम्मान वाला में भी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, माधव गडगिल नाम याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि इस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ जैव ईंधन बदलने के लिए जैविक विधि विकसित की है, तो गुवाहाटी के, किसके, गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने इस तरह के कारनामे को किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा हम आ गए कहाँ पर, आर्थिकी वाले पोर्शन पे। ठीक है, और आर्थिकी के बाद से हमारे पास एक और लास्ट बचेगा। ठीक है, ये आपका कला और संस्कृति। ठीक है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, स्टार्टिंग में जो हमने आपको बताया था ना
ये कौन-कौन से पॉइंट हम यहाँ कवर करेंगे, तो देखिएगा ये महत्वपूर्ण वन लाइनर में आपका राज्य समाचार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, यहाँ पे एक छूटा था, पर्यावरण भी हो गया, अब बचा है 2 लास्ट, इसको भी अभी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें जो पॉइंट है ध्यान दीजिएगा, पहला कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक जो है एडीबी ने भारत में सतत विकास बुनियादी ढांचे के लिए किस संस्था को 500 मिलियन ऋण का मंजूरी दिया है? तो है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड कंपनी को दिया है इसमें। अगला पॉइंट है कि इसमें देखिएगा कि दूरसंचार जो उपभोक्ता संरक्षण का 12वां संशोधन है, उसमें जो है दूरसंचार शुल्क का आदेश पारित हुआ है, वो किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय दूरसंचार जो विनायक प्राधिकरण ट्राई है, के द्वारा ये किया गया है। अगला पॉइंट है कि आरबीआई ने किसे 3 साल के लिए यस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो मनीष जैन को नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कि बॉब कार्ड जो है लिमिटेड ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए कौन-सा प्रीमियम कार्ड पेश किया है? तो ये अ, टियारा क्रेडिट कार्ड जो है, इसको पेश किया गया है बॉब कार्ड लिमिटेड के द्वारा महिलाओं के लिए। अगला पॉइंट है किसने बेंगलुरु में मोटो वुमेन बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है? तो ऊबर, ठीक है, ऊबर ने शुरू किया है। ये सब पॉइंट भी ध्यान में एक बार देखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा, तो एटलीस्ट से अगर कुछ बनता है प्रश्न तो आपके लिए ईज़ी रहेगा। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष की जो 5वीं द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी है, तो उसमें रेपो रेट को कितना रखने के लिए बनाए रखा है? 6.5% बनाए रखा है, ठीक। अगला पॉइंट है अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच एफडीआई जो भारत में प्रवाह है, कितने डॉलर पार कर गया है? तो 1 ट्रिलियन जो पार कर गया है, और इसमें मुख्य निवेशक जो है हम देखेंगे मॉरिशस, सिंगापुर और अमेरिका, ठीक है। इसी पे आपका स्टेटमेंट वाला प्रश्न आया था यूपीपीसीएस में, है ना? इसी से संबंधित एक प्रश्न बना था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए वॉलेट की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये 5000 रुपये कर दी है। अगला पॉइंट कि सेल ने किस कंपनी के साथ हरित इस्पात उत्पादन और प्रौद्योगिकी के सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जॉन कॉकरेल इंडिया के साथ। अगला पॉइंट कि भारत ने स्मार्टफोन निर्यात में वैश्विक बाजार में कौन सा स्थान पर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है? कौन से स्थान से तीसरे स्थान पर स्मार्टफोन निर्यात में? तभी हमने ऊपर देखा 23वें स्थान से तीसरे स्थान पर ये पहुंच गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि सूची सेमिकॉन ने गुजरात के पहले आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ध्यान दीजिएगा सूरत में, है ना? और कह रहा है अगला पॉइंट कि उपभोक्ता विश्वास जो सर्वेक्षण है नामक एक सर्वे किया गया जिसमें अर्थव्यवस्था, रोजगार, आय और व्यय के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। तो किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये किया गया है। अगला पॉइंट भारतीय रिजर्व बैंक की जो नवाचार इकाई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, ने किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को प्रभावी ढंग से निपटना है? तो म्यूल हंटर एआई ये किया गया है। और लास्ट आप देखेंगे आर्थिकी का कि नई दिल्ली में आयोजित एक वैश्विक भारत अधिकृत आर्थिक संचालक, है ना, कार्यक्रम की जो मेजबानी है इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड जो सीमा शुल्क वाला है उसके द्वारा ये किया गया है। अब आ गए वन लाइनर हम लोग लास्ट स्टेज में, कला और संस्कृति से संबंधित जो फटाफट से वन लाइनर देख लेते हैं, और इस तरीके से हम लोग पूरा दिसंबर का कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अगला पॉइंट कश्मीरी पेपर मैचे किस राज्य का एक पारंपरिक हस्तशिल्प है? तो जम्मू कश्मीर का, ठीक है। 2025 गणतंत्र दिवस की झांकी की थीम क्या तय किया गया है? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जो भी एग्जाम होगा उसमें प्रश्न छपेगा, चाहे वन लाइनर हो या वनडे का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। गणतंत्र दिवस के जो अतिथि बनेंगे वो, और इसकी थीम ये, ठीक है। आगे बढ़िएगा, रण उत्सव जो है फरवरी 2025 तक कहाँ मनाया जाएगा? कच्छ, गुजरात में। अगला पॉइंट हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में आयोजित त्रिशूल जो पूरम त्योहार में हथियारों का प्रदर्शन के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जो प्रतिबंध लगाया था उस पर रोक कर दिया है? तो केरल द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट भारत ने किस राज्य ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के 2025 के लिए शीर्ष वैश्विक गंतव्यों में से एक के रूप में मान्यता दी है? तो मध्य प्रदेश को। और अगला फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित किस मंदिर को यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो अवध सहायेश्वर मंदिर है जो, है ना, इसको चुना गया है। एक भी और ध्यान दीजिएगा कि ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के तंजावुर जिले में ये स्थित है। इस सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, इस पॉइंट पे आने वाला प्रश्न है ये। अगला पॉइंट अंडर द
सॉल्ट ट्री थिएटर फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम के ग्वालपाड़ा जिले में। और उसके बाद से 1 दिसंबर में जो आयोजित हुआ दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मंत्री जो हैं वीरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा इंडिया गेट नई दिल्ली में किया गया है। फिर से आगे भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? तभी हमने ऊपर बताया आपको नागालैंड, इससे संबंधित एक जो था कोहिमा वाला। गुजरात के किस पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट साड़ी को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो गैरचोला, ये भी हम लोग देख चुके हैं। पर्यटन मंत्रालय ने किस नाम से राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल की शुरू की है? तो पर्यटन मित्र या पर्यटन दीदी के नाम से। और यहाँ पे एक लास्ट, भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में किसके नाम से एक नया राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो युग युगिन भारत के नाम से ये किया हुआ है। ठीक है, युग युगिन भारत के नाम से किया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है साथियों, तो ये देखिएगा जो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए। आज हमने मंथली मैगजीन दिसंबर का कंप्लीट कर लिया, महत्वपूर्ण वन लाइनर। और टॉपिक वाइज जो हमने आपके लिए चला रखा है, टॉपिक वाइज मंथली मैगजीन का वो चल ही रहा है। और ये जब कंप्लीट होएगा तब आपके लिए मंथली एमसीक्यू प्रैक्टिस करा देंगे। तो इस तरीके से अभी देखिए जो टॉपिक वाइज था, इसमें इसके सब क्लासेस आ चुकी हैं। सारा टॉपिक वाइज जो एक्सप्लेन हमको डिटेल में करना रहता है वो यहाँ पे करा दिया। अब इस तरीके से आपका पूरा जब 1 महीना मान लीजिए दिसंबर है तो हमने इसका क्या करा दिया, मंथली जो टॉपिक वाइज आपका करा दिया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर वन लाइनर करा दिया और उसके बाद एमसीक्यू करा देंगे। अब इसके बाद से आपका कोई प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं। कि पूरा सेशन आप साथी को कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।